2 अगस्त 1981 आधी रात हो चुकी थी। प्रिमरोज नाम का एक जहाज मुर्गी का चारा लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफर कर रहा था। मौसम बहुत ज्यादा खराब होने के कारण जहाज भटक गया। जब सुबह हुई तो पता चला कि जहाज एक चट्टान से टकराया है। कैप्टन को सामने एक बड़ा टापू दिखाई दे रहा था। जमीन देखकर जहाज के कैप्टन को हिम्मत मिली। इस टापू पर मीलों लंबा बीच था। जहाज टापू से नजदीक था, लेकिन समुद्री लहरें बहुत तेज थी। ऐसे में लाइव बोट उतारना मुश्किल था। कैप्टन ने फैसला किया कि जहाज पर रुककर मदद का इंतजार करेंगे, क्योंकि जहाज के डूबने जैसा कोई खतरा नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही निकले। एक दिन जहाज के वॉच टावर पर खड़े सुरक्षा अधिकारी को कुछ लोग दिखाई दिए। उसने देखा कि कुछ लोग टापू के जंगलों से जहाज की ओर आ रहे हैं। पहली नजर में सुरक्षा अधिकारी को लगा कि शिपिंग कंपनी ने रेस्क्यू के लिए लोग भेजे होंगे, लेकिन जैसे जैसे ये लोग जहाज के नजदीक आए तो सुरक्षा अधिकारी ने नजर पैनी की और देखा ये आम लोग नहीं थे। इनका कद छोटा था, लेकिन शरीर तगड़ा था। बाल घुंघराले थे। इनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे, सिवाय एक बेल्ट जैसी चीज के जो उनकी कमर से बंधी थी। इन लोगों के हाथों में तीर धनुष थे। उसी वक्त हांगकांग में रेजेंट शिपिंग कंपनी के ऑफिस में फोन की घंटी बजी। फोन उठा। सामने से प्रिमरोज के कप्तान की कांपती हुई आवाज आई, जंगली लोग लकड़ी की नाव से जहाज पर हमला करने आ रहे हैं। कुछ ही घंटों में ये हमारे जहाज पर चढ़ जाएंगे। कोई नहीं बचेगा। जल्दी से सेना भेजकर इन्हें भगाओ। इसके बाद कंपनी के ऑफिस में हंगामा मच गया। बात हांगकांग सरकार तक पहुंची। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, लगता है प्रिमरोज जहाज का कप्तान पागल हो गया है। अगले दिन के अखबार में खबर छपी कि उस द्वीप के लोग आदमखोर हैं, इंसानों को मारकर खा जाते हैं। उधर जहाज पर लोग डरे हुए थे, क्योंकि जंगली लोग जहाज पर तीर चला रहे थे, लेकिन तेज हवा के चलते तीर जहाज तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जहाज भी काफी बड़ा और ऊंचा था, इसलिए ज्यादा ऊंचाई के कारण कोई जंगली ऊपर चढ़ भी नहीं पाया। कुछ दिनों बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा। रेस्क्यू करके जहाज के लोगों को बचाया गया। जहाज वहीं खड़ा रहा। जहाज के डिसमेंटल के लिए एक कंपनी को ठेका मिला। उनके वर्कर पहुंचे तो जंगली लोगों ने उन पर भी हमला किया। धीरे धीरे उन्होंने वक्त के साथ साथ हमला करना बंद कर दिया। जिस टापू पर यह सब हो रहा था वो भारत के अंडमान द्वीप समूह का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड था, और जो जंगली लोग हमला कर रहे थे उन्हें सेंटिनली आदिवासी कहा जाता है। भारत का ये वो इलाका है जिसका 60,000 सालों से सभ्यता से पाला नहीं पड़ा है। यहाँ न कोई जा सकता है न इन लोगों से मिल सकता है। ये आदिवासी समुदाय इतना खतरनाक है कि इनके इलाके में पैर रखना तक मुश्किल है। 1926 में मार्को पोलो ने अपनी किताब में लिखा कि अंडमान के ये जनजाति आदमखोर हैं। इनके तेज दांत और लाल आंखें होती हैं, और ये जिसे देखते हैं मार डालते हैं। लेकिन मार्को पोलो की इन बातों को उस वक्त इतिहासकार नहीं मानते थे कि उसने कभी इस टापू पर पैर रखे होंगे। हो सकता है पोलो ने जो भी लिखा हो वो सब सुनी सुनाई बातें थी। पूरी दुनिया में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का पहला आधिकारिक जिक्र 1771 में मिलता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज सर्वे के लिए यहाँ पहुँचा था। इन लोगों ने टापू पर आग जली देखी, लेकिन वहाँ उतरे नहीं। आधुनिक मनुष्य का पैर इस आइलैंड पर 1867 में पड़ा था। उस वक्त एक मालवाहक जहाज इस द्वीप के किनारे क्रैश हो गया था। जहाज से 86 लोग द्वीप पर उतरे। उन्हें इस द्वीप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। एक दिन ये लोग द्वीप पर नाश्ता कर रहे थे, तभी अचानक आदिवासियों ने इन पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से ये लोग जहाज पर भागे, और कुछ देर बाद एक जहाज ने इन्हें रेस्क्यू किया था। इन आदिवासियों और आधुनिक मनुष्यों का पहला कॉन्टेक्ट 1880 में हुआ। रॉयल नेवी के अफसर मॉरिस पोर्टमैन सशस्त्र टुकड़ी को साथ लेकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंचे। बहुत दिनों की खोज के बाद इन्हें एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और 4 बच्चे मिले, जिन्हें वे पकड़कर अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आए। आदमी और औरत 10 दिन बाद मर गए। बच्चों की भी तबीयत खराब होने लगी, तो पोर्टमैन ने इन्हें वापस सेंटिनल आइलैंड पर छोड़ दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने कभी इस आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। 1896 में काले पानी की सजा से भागकर एक कैदी इस आइलैंड तक आ पहुंचा था। कुछ दिनों बाद सेना की एक टुकड़ी कैदी को ढूंढ
ढूंढते हुए इस आइलैंड पर आई तो उन्हें उस कैदी की लाश मिली जिस पर तीर के निशान थे और गला कटा हुआ था। इसके बाद लगभग 70 साल तक कोई भी इंसान इस आइलैंड के नजदीक नहीं गया। भारत के आजाद होने के बाद भी भारत सरकार की तरफ से भी आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। कुछ सालों बाद सरकार ने रिसर्च के लिए कुछ शोधकर्ताओं को आइलैंड तक जाने की इजाजत दी। 1967 में सरकार की तरफ से त्रिलोकनाथ पंडित को कुछ लोगों के साथ रिसर्च करने के लिए इस आइलैंड पर भेजा गया। आदिवासी लोग उनकी नाव देखते ही जंगल की ओर भाग गए। त्रिलोकनाथ और उनके साथियों ने आदिवासियों के कदमों के निशान का पीछा किया और जंगल के अंदर चले गए, जहां उन्हें 18 झोपड़ियां दिखाई दी। झोपड़ियां घास और लकड़ियों की बनी हुई थी। अंदर आग जल रही थी। वहां शहद, सुअर की हड्डियों सहित लकड़ी के कुछ बर्तन थे। ये लोग किसी आदिवासी से मिले तो नहीं, लेकिन वहाँ कुछ मेटल के बर्तन और नारियल छोड़ आए। 1970 में भारतीय सरकार ने निशानदेही के तौर पर इस द्वीप पर एक पत्थर लगाया जिसमें लिखा था कि ये द्वीप भारत का हिस्सा है। जब पूरे विश्व में इस आइलैंड के चर्चे हुए तो 1974 में नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इस आइलैंड पर आई। दुनिया में जब भी पहली बार किसी अनछुई जनजाति से कांटेक्ट किया जाता है तो इशारों में बात करने की कोशिश की जाती है, और यही तरीका आजमाने के लिए नेशनल जियोग्राफिक की टीम इस आइलैंड पर पहुंची। आदिवासियों ने नाव पर तीर चलाना शुरू कर दिया। एक तीर सीधा डायरेक्टर के लगा। टीम वापस टापू के किनारे लौट गई। इन्होंने यहाँ कुछ गिफ्ट छोड़े, जिनमें एक सुअर, कुछ नारियल, कुछ बर्तन, एक प्लास्टिक की कार और एक गुड़िया, ये देखने के लिए कि इनको देखकर आइलैंड के लोग कैसा रिएक्ट करते हैं। कुछ देर बाद आदिवासियों ने बर्तन और नारियल तो ले लिए, लेकिन सुअर को मारकर जमीन में गाड़ दिया, साथ ही कार और गुड़िया को भी गाड़ दिया। इस आइलैंड के आदिवासी लोगों से एकमात्र कांटेक्ट साल 1991 में हुआ। उस वक्त त्रिलोकनाथ पंडित अपने साथ मधुमाला चट्टोपाध्याय सहित एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम लेके इस द्वीप पर पहुंचे थे। जब मधुमाला इस द्वीप के लोगों को तोहफे के रूप में नारियल दे रही थी, तभी एक आदिवासी पुरुष ने मधुमाला की ओर धनुष तान दिया। उसी वक्त एक आदिवासी महिला ने पुरुष को धक्का देकर तीर चलाने से रोक दिया। इस दौरान कुछ आदिवासियों ने नारियल हाथों से भी लिए। इसके बाद भी कई बार इन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन 1996 में सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। 2004 में जब सुनामी आई थी, उसके बाद सरकार ने इस आइलैंड का हवाई मुआयना भी किया, जिसमें पता चला कि ये लोग सुनामी से बच गए थे। सरकार की तरफ से खाने की कुछ चीजें भी गिराई गई थी। इस आइलैंड के लोग आखिरी बार साल 2018 में खबरों में आए थे, जब एक ईसाई मिशनरी ने यहाँ पहुंचकर इन लोगों से मिलने की कोशिश की। 15 नवंबर 2018 को जॉन एलन चाउ नाम का एक अमेरिकी नागरिक गैर कानूनी तरीके से इस आइलैंड पर पहुंचकर आदिवासियों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। चाउ ने 2 बार आदिवासियों को गिफ्ट देकर और ईश्वर के गीत गाकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आदिवासी जोर जोर से चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे। अगले दिन चाउ वापस आइलैंड पर पहुंचा और वहीं रुक गया। उसने नाविक से वापस जाने के लिए कहा। नाविक ने बताया कि उसने आदिवासियों को चाउ को घसीट कर ले जाते हुए देखा और अगले दिन बीच पर चाउ की लाश लटकी हुई मिली। भारत सरकार की तरफ से चाउ की बॉडी को वापस लाने की कई कोशिश की गई, लेकिन जो भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड गया उसका तीरों से स्वागत हुआ। इसलिए सरकार की तरफ से इस आइलैंड पर जाने की पाबंदी है और ये लोग भी नहीं चाहते कि कोई आधुनिक मनुष्य इनसे कांटेक्ट करने आए। इसका वाजिब कारण भी है। साल 1858 में अंग्रेजों ने अंडमान को अपनी कॉलोनी का हिस्सा बनाया था। उस वक्त यहाँ अलग अलग प्रजाति के 7000 आदिवासी रहते थे। अंग्रेजों के आने के कारण यहाँ कई बीमारियां भी आई। इन लोगों के पास इन बीमारियों से लड़ने के लिए कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए आज इन आदिवासियों की संख्या 300 के आसपास ही रह गई है। ज्यादातर जनजाति लुप्त हो चुकी है। सेंटिनली जनजाति एकमात्र जनजाति है जिसने बाहरी दुनिया से दूरी बनाकर रखी और इसी कारण आज ये बचे हुए हैं। यहाँ जाकर आप नहीं कह सकते कि विकास और तरक्की इंसान के लिए जरूरी है। इनके लिए सिर्फ जीना ही काफी है।